हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इतिहास को समझते हैं। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हैं कोलिकर। इन्होंने कीटों की मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। इनके खोज करने के बाद कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिया। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है वो है बायोप्लास्ट। ये दिया गया है अल्टमान के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया गया है वेंडा के द्वारा। अगला है इनका आकार। माइटोकॉन्ड्रिया बहुरूपी अर्थात पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ये अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग आकार के हो सकते हैं। कहीं यह तंतुमय, कहीं यह कणिकामय, कहीं बेलनाकार, तो कहीं पर तस्तरीनुमा भी होते हैं। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया को हम बहुरूपी कह सकते हैं। अगला देखिए संख्या। तो देखिए, संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है। जो कोशिकाएं ज़्यादा सक्रिय हैं उन कोशिकाओं में इसकी संख्या बहुत अधिक होती है, और जो कोशिकाएं सबसे कम सक्रिय हैं उसमें इसकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि क्लोरेला में सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति कोशिका पाया जाता है। जबकि देखिए, कीट एवं पक्षी की जो फ्लोटेड मांसपेशियां हैं, जो लगातार इस तरह से उड़ते रहते हैं, तो एक्टिव हैं, बहुत अधिक सक्रिय हैं, तो वहाँ पर इसकी संख्या 5 लाख प्रति कोशिका तक हो सकता है। ऐसा क्यों होता है उसको मैं इस निचले पॉइंट में बताऊंगा। अब बात करें, जब कोशिका के भीतर इसका अध्ययन किया जाता है तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को जेनस ग्रीन अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तभी हमको कोशिका के भीतर वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते। उदाहरण के रूप में जैसे जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्म, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम पाया जाता है क्योंकि पादप स्थिर होते हैं। जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत अधिक होता है क्योंकि जंतु गतिशील होते हैं। अब बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। देखिए, किसी भी कोशिका को ऊर्जा के लिए एटीपी चाहिए, और कोशिका में ऊर्जा श्वसन के दौरान उत्पन्न होता है। श्वसन 3 चरणों में पूरा होता है: ग्लाइकोलिसिस चक्र, क्रेब्स चक्र और ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसमें से ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में पूरा होता है, जबकि क्रेब्स चक्र और ईटीएस ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होते हैं। और इन क्रिया के दौरान बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होता है जो एटीपी के रूप में जमा होता है। तो इस तरह से उस पूरी कोशिका को ऊर्जा इसी एटीपी से प्राप्त होता है, अर्थात कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। अब देखिए, जिस कोशिका को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, अर्थात किस कोशिका को जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है। पक्षियाँ जो उड़ते हैं उनकी मांसपेशियों की कोशिका हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। अब बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नामों की, तो देखिए, माइटो से आशय होता है सूत्र, और कॉन्ड्रिया से आशय होता है कणिका, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स कहलाता है। यह अपना नियंत्रण खुद ही कर सकता है काफ़ी हद तक, 70% तक। क्यों ऐसा कर सकता है? तो इसके पास खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है, अपना संख्या खुद ही द्विगुणन के द्वारा बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ चूंकि डीएनए है तो प्रोटीन संश्लेषण भी कर लेगा, अर्थात इसमें संरचनात्मक प्रोटीन अर्थात एंजाइम बनाने की क्षमता होता है। तो जब ये सब कार्य कर सकता है, अर्थात वह केंद्रक के समान कार्य कर सकता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ध्यान रखें, कोशिकांगों में सिर्फ 2 कोशिकांग ऐसे हैं जो सेमी ऑटोनॉमस हैं। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा यदि पादप कोशिका है तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है। अब यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि यदि हम इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहें, या इसकी तुलना हम यदि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका से करें, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पर इसका डीएनए वृत्ताकार है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ भी 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो उनकी दीवार होती है, भित्ति होती है, वो भित्ति भीतर की ओर धंसकर डेस्मोसोम बनाता है जिसमें श्वसन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं।
इसमें भी आगे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी दीवार भीतर की ओर धंसकर क्रिस्टी बनाता है, जिसमें श्वसन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। तो सेम टू सेम किसके समान हो गया? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से इसका समानता होता है। अब बताइए, प्रोकैरियोटिक एक कोशिका है और माइटोकॉन्ड्रिया को हम कह रहे हैं कोशिकांग। यदि उसको कोशिकांग न कहें तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मान सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिका के भीतर दूसरा कोशिका है। तो कोशिका में कोशिका, सेल विद इन सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जा सकता है, और दोनों सहजीवी रूप से स्थित हैं। तो ये कुछ संबंध है, और पूर्ण स्वायत्त कोशिकांग इसलिए नहीं है क्योंकि इसको द्विगुणन करने के लिए कोशिका द्रव्य की आवश्यकता होती है, अर्थात 30% यह केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होता है। अब चलिए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरा झिल्ली युक्त संरचना है। आइए पहले इसके चित्र को बनाएं, उसके बाद हम इसके विभिन्न भागों को समझेंगे। तो सबसे पहले इसके दोनों झिल्लियों को बना लें। कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए। इस तरह से देखिए, ये हो गया उसका बाहरी झिल्ली और ये हो गया उसका आंतरिक झिल्ली। अब उसके बाद इसके भीतर जो भीतरी झिल्ली में कई फोल्ड पाए जाते हैं, अंतर्वलन पाए जाते हैं, जिनको कि हम क्रिस्टी कहते हैं। तो उन क्रिस्टियों को बना लें। इस तरह से भीतरी झिल्ली, इसके भीतर जो मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स की ओर धंसकर उंगली के समान प्रवर्त बनाता है, उभार बनाता है, और इन्हीं को कहते हैं क्रिस्टी। इस तरह से देखिए, तो ये हो गए इसके दोनों झिल्लियाँ, और ये हो गया इसके भीतर पाया जाने वाला क्रिस्टी। अब थोड़ा सा हम इसको कलर कर लेते हैं, उसके बाद इसके विभिन्न भागों को स्पष्ट करेंगे। ये मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहरी झिल्ली है, आउटर मेम्ब्रेन। इसको मान लेते हैं कि ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। और देखिए, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो जगह बच गया, अर्थात ये सब जगह जो हैं, ये कहलाते हैं बाह्य कक्ष। इसको हम एक अलग कलर में रंग लेते हैं। इस तरह से देखिए, और इसका जो सबसे भीतरी चेंबर है, अर्थात जब भीतरी झिल्ली पूरा घेर लेगा तो भीतर का जो कक्ष बचा ये कहलाता है भीतरी कक्ष, या इसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैट्रिक्स को मैं इस रंग से कलर कर देता हूँ। इसके जो भीतरी सतह है, इस पर छोटे छोटे इस तरह के कण भीतर की ओर मैट्रिक्स की ओर चिपके होते हैं, और ये कण कहलाते हैं F1 कण या ऑक्सीसोम। हालांकि इसको आगे हम और डिटेल करेंगे।
तो इस तरह से इसकी भीतरी सतह पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं और यही संरचना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो क्रिस्टी बना है इसका बनने का मुख्य कारण यही है कि यह माइटोकॉन्ड्रिया के सतह को बढ़ा देता है ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो छोटे छोटे कण हैं ऑक्सीसोम या F1 कण, ये इस पर ज़्यादा से ज़्यादा स्थित हो सकें। अब आइए इसका नामांकन कर लें। तो देखिए इसमें दो झिल्लियां दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ का झिल्ली ये कहलाएगा बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन। ये जो भीतरी झिल्ली है इसको भीतरी झिल्ली या इसको हम कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक कक्ष पाया जाता है, ये कहलाता है बाह्य कक्ष या इसको हम कह सकते हैं आउटर चेंबर। इसी आउटर चेंबर में जो स्पेस है इस स्पेस को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब उसके बाद देखिए ये कहलाएगा भीतरी कक्ष, तो इसको हम लोग कहेंगे इनर चेंबर और इसी में होता है मैट्रिक्स। और ये जो छोटे छोटे भीतरी सतह पर चिपके हुए संरचनाएं दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं F1 कण या पार्टिकल, F1 कण। और ये जो उंगली के समान इस पर भीतरी झिल्ली पर उंगली के समान प्रवर्ध निकले हैं इनको हम कहेंगे क्रिस्टी। आगे हम एक क्रिस्टी और F1 कण का भी चित्र बनाएंगे। तो आइए उन सबको समझते हुए इसको भी विस्तार से समझते चलें। देखिए इसमें दो झिल्लियां पाए जाते हैं, बाहर की तरफ बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन और भीतर की तरफ भीतरी झिल्ली या इनर मेम्ब्रेन। जो बाहरी झिल्ली होता है वह 60 से 70 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है और चिकना होता है। तो उसको एक दूसरे चित्र के द्वारा भी समझते चलें। ये हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, इसका मोटाई 7 से 70 एंगस्ट्रॉन होगा और यह चिकना होता है। इस आउटर मेम्ब्रेन को बनाने के लिए कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन पाए जाते हैं और यह आउटर मेम्ब्रेन छोटे अणुओं के लिए पारगम्य होता है। अब उसके बाद ये जो भीतरी झिल्ली है इसके पास आते हैं। तो यह झिल्ली भी 60 से 70 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है इसी के समान, और इसको बनाने के लिए अधिक प्रोटीन की आवश्यकता है, अर्थात इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो इसका मोटाई भी इसी के समान होगा 60 से 70 एंगस्ट्रॉन। लेकिन अंतर ये होता है कि इस इनर मेम्ब्रेन में भीतर की तरफ उंगली नुमा प्रवर्ध निकले होते हैं जिनको क्रिस्टी कहते हैं। इस तरह से देखिए इसमें भीतर की तरफ उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं और ये कहलाते हैं क्रिस्टी। तो इसको भी हम कलर कर लेते हैं। इसका भी मोटाई उसी के समान 60 से 70 एंगस्ट्रॉन होगा। इस भीतरी मेम्ब्रेन की दीवार पर कुछ महत्वपूर्ण श्वसन संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस भीतरी मेम्ब्रेन की भीतरी सतह पर छोटे छोटे F1 कण चिपके होते हैं। यह श्वसन संबंधित कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम इसका तुलना जीवाणु कोशिकाओं के डेस्मोसोम से किए थे, क्योंकि उसका भी डेस्मोसोम में श्वसन संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो भीतरी झिल्ली है इस पर ये जो क्रिस्टी हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये भीतरी झिल्ली की सतह को बढ़ा दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर श्वसन संबंधित ज़्यादा एंजाइम और ज़्यादा F1 कण पाए जाएंगे। और इस कारण से जिस माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर क्रिस्टी की संख्या अधिक होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही अधिक सक्रिय होता है। इसमें देखिए भीतर की तरफ ऐसे छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं
लगे होते हैं, इन्हीं को F1 कण कहते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक चेंबर बन गया और दूसरा चेंबर इस इनर मेम्ब्रेन के बीच में बन गया है। तो जो बाहर कक्ष बना इसको बाह्य कक्ष कहेंगे और इसमें एक जल जैसा द्रव भरा होता है और साथ ही साथ उस पर कुछ महत्वपूर्ण एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो भीतरी कक्ष है उसमें जो द्रव भरा होता है उसको आधात्री कहते हैं और उसी में वृत्ताकार डीएनए और साथ ही साथ 70S प्रकार का राइबोसोम और कई प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण श्वसन संबंधित एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं इन F1 कणों की। तो देखिए एक F1 कण का संरचना देखें तो वह 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। ऊपर की ओर गोलाकार संरचना, ये इसका शीर्ष या हेड कहलाता है। बीच में पतला वृंत या स्टाल्क और उसके पश्चात पुनः नीचे चौड़ा आधार। ये देखिए इस तरह से ऊपर का हिस्सा कहलाता है हेड या शीर्ष, बीच का हिस्सा कहलाता है स्टाल्क या वृंत और नीचे का हिस्सा कहलाता है बेस या आधार। पूरे F1 कण का यदि हम लंबाई देखें तो यह 160 एंगस्ट्रॉन होता है। इसमें हेड का यदि व्यास देखें, हेड का चौड़ाई देखें तो इसका चौड़ाई 80 एंगस्ट्रॉन होता है और इतना ही इसका बेस भी होता है 80 एंगस्ट्रॉन। जबकि स्टाल्क देखेंगे तो यह 33 एंगस्ट्रॉन चौड़ा होता है। बेस का दूसरा नाम F0 भी है। हेड को F1 कहते हैं। तो फिर स्टाल्क को क्या कह सकते हैं? F। स्टार्ट कीजिए F0 से, तो F0, F और F1। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि F1 जो है ये F0 की सहायता से ही इस भीतरी झिल्ली की भीतरी सतह पर चिपका हुआ होता है। इस F1 पर ATP सिंथेटेज एंजाइम पाए जाते हैं। यहीं पर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम संपन्न होता है और उसी ATP सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से ATP का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना होता है F1 कण, जिसको ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री कण भी कहते हैं। तो ये हो गए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों की बात करें तो देखिए पहला कार्य तो है कि इसके द्वारा ATP का निर्माण किया जाता है। दूसरा कार्य, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उष्मा देता है, गर्मी देता है। त्वचा के नीचे उपस्थित जो वसा, मुख्यतः जो ब्राउन वसा होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन करता है, उनका ऑक्सीकरण करता है। बच्चों में ब्राउन वसा की मात्रा ज़्यादा होता है, इस कारण उनका शरीर कुछ अधिक गर्म होता है। साथ ही साथ यह स्टेरॉइड का संश्लेषण भी करता है। साथ ही साथ हीमोग्लोबिन में से जो हीम हिस्सा है उस हिस्से का संश्लेषण भी करता है। और जब कोई कोशिका मर जाता है तो उसके प्रोटीन वाले हिस्से का अपघटन भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में और इसके कार्यों को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।